तो बच्चों आज की क्लास में हमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखना था कि जब मैटर के पार्टिकल्स का हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, प्रेशर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इससे क्या हो जाता है, जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है। मींस कि गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। और इसी तरह से हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस स्टोर्ड होती है, या हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विडिफाई किया जाता है। सबसे अभी हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे एयर में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, उन सब गैसेस को सेपरेट करेंगे और ऑक्सीजन को उसमें से लेकर के लिक्विडिफाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जा सकता है। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस से क्या कर सकती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकती है। हमने एक प्रोसेस पढ़ा है ना अभी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप डायरेक्टली सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट लिक्विफाइंग इट। ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रेशर डिक्रीज करके, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस कहलाती है। ठीक है। और ये जो ड्राई आइस है ये एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को भी वेट नहीं कर सकती। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को भी गीला नहीं कर सकती। कैन नॉट वेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं वो सब्सटेंस की स्टेट को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, बहुत ध्यान से। अभी तक तो हम बहुत इतना तो जानते ही हैं कि जो इवेपोरेशन है वो होता है क्या है कि अगर कोई जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो हम उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। पर ऐसा होता क्यों है बच्चों? क्यों लिक्विड के पार्टिकल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेट ना हो करके कम टेम्परेचर पर भी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं? तो इसके लिए देखो बच्चों, आंसर क्या है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। ये हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रैंडम मोशन करते रहते हैं, मूव करते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हर पार्टिकल के पास अपनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि बहुत ही थोड़े से पार्टिकल सरफेस पर होते हैं, उनके पास क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी। और ये जो क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वजह से जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, दूसरे जो पार्टिकल्स के साथ में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा आ गई और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बच्चों? वेपर में। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, इसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या था बच्चों? रेट ऑफ इवापोरेशन कब इंक्रीज होगा? जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है। अगर हम सरफेस को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप कपड़ों को ड्राई करते हैं बाहर, है ना, तो आप उनको फैला करके डालते हैं, आप उनको एक ही जगह नहीं इकट्ठा करके प्लेस कर देते हैं। अगर करेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स के पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ में और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
सारा आंसर बच्चों, सारे फिनोमिना आप ये वाले देख रहे हैं, सब घूम फिर के कहाँ पर आ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के। इसके बाद देखिए, अगर ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर हमारे पास एयर है जो प्रेजेंट है, अगर वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है, ठीक है, तो अगर वो होल्ड नहीं कर पा रही है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज करेगा। भाई किसी एयर के पास ऑलरेडी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्यों है, वो इवेपोरेशन में हेल्प करेगी, है ना, और क्लोथ्स जो है वो आपके सूखेंगे नहीं। इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। तो विंड की स्पीड जब इंक्रीज होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ जो वेपर के पार्टिकल्स हैं वो उड़ा करके ले जाती है। तो इसकी वजह से सराउंडिंग से वाटर वेपर डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए, ये रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एक एक करके हम सब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक ओपन वेसल में जो लिक्विड होता है वो लगातार क्या होता है? इवेपोरेट होता रहता है ना। इवेपोरेट क्यों होता है बच्चों? आपको पता ही है ना, इवेपोरेशन अभी हम पढ़ करके बैठे। इवेपोरेशन क्या होगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर उनके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ जाएगी बच्चों? तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिल रही है? सराउंडिंग से, ठीक है। और वो क्या करेंगे कि इवेपोरेशन के टाइम पर जो उनकी एनर्जी का लॉस हुआ है वो वापस से जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी उनको दोबारा मिल जाएगी। ये जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी की सराउंडिंग से, इसकी वजह से सराउंडिंग कूल हो जाती है। आपने कई बार जो एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर कभी अपने पाम पे डाल के देखो, और थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और आपको बहुत ही कोल्ड सेंसेशन फील होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एसीटोन का पार्टिकल था उसने क्या किया? सराउंडिंग से एनर्जी गेन की और इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो सराउंडिंग से, क्योंकि उसने अब यहाँ पर कौन सी क्या सराउंडिंग हो गई? आपकी पाम। एसीटोन ने आपकी पाम से क्या किया? एनर्जी गेन की, ठीक है, और इवापोरेट हो गया। तो इसकी वजह से जो आपकी पाम ने क्योंकि एनर्जी को लूज किया, इसलिए वो कूल फील होता है। अब देखिए, हॉट सनी डे पर लोग क्या करते हैं? अपनी छतों पर या ओपन जो ग्राउंड होते हैं वहां पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हीट होती है वेपोराइजेशन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। सारी की सारी हीट किस में यूज हो जाएगी? वाटर की स्टेट चेंज करने में, है ना। सराउंडिंग की जो हीट है, आपने वाटर स्प्रिंकल किया तो वो सारी हीट यूटिलाइज हो जाएगी उस हीट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सराउंडिंग कूल हो जाएगा। आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं समर में, है ना। समर में क्योंकि हमारी बॉडी, हम पर्सपायर करते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो हमें ठंडा रखता है। कैसे? हमें पता है कि इवेपोरेशन के टाइम पे जो सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जी गेन करेंगे सराउंडिंग से या हमारी बॉडी के सरफेस से, और वेपर में चेंज होंगे। ये जो हीट एनर्जी उन्होंने गेन की, ये किसके इक्वल हो गई बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। यही हीट उन्होंने हमारी बॉडी से क्या की है? एब्जॉर्ब की है। जब हीट एब्जॉर्ब की हमारी बॉडी से तो हमें क्या फील हुआ? कोल्ड सेंसेशन फील हुआ। तो कॉटन जो होता है वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का। तो ये जो कॉटन होता है ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। और ये एग्जाम्पल तो हमने देखा ही था कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, किसी भी आइस कोल्ड वाटर को अगर आप टम्बलर में रखें और रेफ्रिजरेट कर दें और थोड़ी देर बाद बाहर निकालें तो आप क्या देखेंगे कि उसके जो आउटर सरफेस पर है टम्बलर के, वाटर की ड्रॉपलेट्स। तो ये जो वाटर, ये क्या हुआ?
कि एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे, जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने क्या की, अपनी एनर्जी लूज की और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हो गए। ठीक है, तो वही हम वाटर की ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ठीक है, जो ग्लास है, टम्बलर है, उसके आउटर सरफेस पे। तो अब ये बच्चों थोड़ा सा एनिमेशन से भी समझ लेते हैं जो किस तरह से गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो गैसेस होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब पार्टिकल्स को अगर हम कुछ फोर्स लगा दें तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाएंगे। इसीलिए जब गैस की आप नोजल ओपन करते हैं, इट मीन्स क्या हुआ, उस गैस को एक छोटा सा भी स्पेस मिल जाएगा ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो फटाफट बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे। तो इसी यही हम क्या करते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी गैसेस होती हैं, उनको प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके हम सिलेंडर्स में उनको भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, एयर को हमने क्या किया है, एयर का प्रेशर इंक्रीज किया। देखिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मीन्स हैं, उसको फिल्टर करेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, बाहर रिमूव हो जाए। यहाँ से क्या किया, फिल्टर करके एयर को इन किया, एयर को इन किया, यहाँ से ये मूव करते हुए देखिए ये हॉट एयर आ रही है जो सराउंडिंग की है, यहाँ पर कोल्ड कंप्रेसर है। ठीक है, हॉट एयर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डालेंगे इसमें कि जिसकी वजह से ये जो हॉट एयर है ये क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। ठीक, इसको कंप्रेस करेंगे। यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के फॉर्म में निकल जाएगी बाहर, ये सेपरेटर है। देखिए ये लिक्विड एयर इसमें जा रही है। फिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हर एक गैसेस का अपना अलग अलग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है, सबसे कम है, वो सबसे पहले बाहर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, फिर आर्गन बाहर निकलती है, उसके बाद ऑक्सीजन ही बची। इस ऑक्सीजन को हम ये लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो जाता है बच्चों, सेपरेटिंग वेरियस गैसेस और सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, थोड़ा सा टेम्परेचर भी मिलेगा, वो बॉइल होकर के इवापोरेट होगी और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बचेगी कौन सी, इस फ्रैक्शन, इस कॉलम में, इस फ्रैक्शन वाले कॉलम में सबसे लास्ट में कौन सी गैस बचेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम वेरियस कंपोनेंट्स सेपरेट करके ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा बच्चों, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो ये वो फिनोमिना होता है जिसमें हम मैटर को एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकें और वापस से उसको ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर सके। देखिए गैस, तो आप देखिए, ठीक है, आपने क्या किया, गैस को कंडेंस कर देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो रही है ना। वेपर को का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। लिक्विड का, सॉरी, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, कंडेंस करेंगे तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए वेरियस एग्जांपल्स हैं।
इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। सॉलिड को मेल्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड को फ्रीज कर दिया, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हुई। मेल्टिंग इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फ्रीजिंग इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो इस टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों मैटर की स्टेट्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।